हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। काफ़ी समय बाद जो है हम वीडियो बना पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कक्षा 10वीं की इकाई 11 का हम पहले जो है एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने मानव नेत्र की बात की थी, है ना, और पक्षमावी पेशियों की बात की थी, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की बात की थी। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अगर मैं नया बनाऊं तो वो स्वयं ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो इसके लिए एक बहुत सीधी सी बात है कि हमारे वायुमंडल का जो घनत्व है, वायु का घनत्व, वो क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि निचले स्तर में वायुमंडल का जो घनत्व है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व भी परिवर्तित होता है, वायु का घनत्व भी परिवर्तित होता है। और जैसे ही प्रकाश की कोई किरण क्या होती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की कोई किरण बार बार जैसे ही यहाँ से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे क्या करना पड़ता, उसे क्या होना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है अपना मार्ग। ठीक है, अपवर्तन के नियम में कि भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब के से झुकेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें होता है कि जैसे मान लो ये क्या है, हमारी तारे हैं। ठीक है, कोई भी तारा है मान लो ये, और यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक ये पहुंच रही है। ठीक है, ये हो गया। मान लो कोई प्रेक्षण है या कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, देख रहा है तारे को। तो होता क्या है कि ये प्रकाश की किरण, किसके प्रकाश की किरण, तारे से आने वाले प्रकाश की किरण जैसे ही वायुमंडल से, ये क्या हो गया, पूरा पृथ्वी का वायुमंडल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ से आएगी तो यहाँ माध्यम क्या था, यहाँ हमने अभी क्या देखा कि नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, अपवर्तनांक जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वायु का अपवर्तनांक घटता जाएगा, मतलब हम जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो वायु का अपवर्तनांक जो है बढ़ेगा, मतलब वायु का घनत्व तो कहाँ ज्यादा है, नीचे की ओर ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश करेगी तो यहाँ पे मान लो फिर से माध्यम बदला, तो ये क्या था, यहाँ पर माध्यम विरल और यहाँ क्या था, सघन, तो विष झूठ। ठीक है, तो फिर ये प्रकाश की किरण झुक गई। ठीक, यहाँ फिर बदला, फिर ये झुक गई, फिर बदला, फिर ये झुक गई, फिर बदला, फिर ये झुक गई। मान लो जो है नेत्र कहाँ था, मान लो हमारा जो नेत्र था वो यहाँ था, तो अब जो तारा यहाँ पर दिखाई दे रहा था वास्तव में वो यहाँ न दिखा के, अब इसका मार्ग अगर हम बनाए तो इसका मार्ग कहाँ की हो जाएगा, लगभग यहाँ। ठीक है, तो तारा वास्तव में था यहाँ पर लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जैसे इस तारे से निकलने वाले प्रकाश ने वायुमंडल में प्रवेश किया तो अलग अलग मार्ग बदलने के कारण जो है इसको क्या होना पड़ा, विक्षेपित होना पड़ा। अर्थात जैसे ही
अब हम इस ये कौन सा ये किस क्या है, इसकी तारे की वास्तविक स्थिति है, जबकि ये क्या है, तारे की आभासी स्थिति। आभासी स्थिति का मतलब ये है कि ये वास्तव में यहाँ है लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल ने इस आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कर दिया, विक्षेपित कर दिया, और उसने अपना मार्ग क्या कर लिया, बदल लिया। अब हम भाषा के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो तारे टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वायु का घनत्व अर्थात अपवर्तनांक क्या होता जाता है, ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है, और कई प्रकाश को हमारे नेत्रों तक पहुंचने तक कई सारी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। तारे से आने वाली वास्तविक प्रकाश की किरण जैसे ही वायुमंडल के में प्रवेश करती है तो अलग अलग मार्गों से होते हुए हमारे नेत्रों तक पहुंचती है। इन नेत्रों तक पहुंचते पहुंचते उसे क्या करना पड़ता है, कई बार अपना मार्ग बदलना पड़ता है। यही कारण है कि तारे की वास्तविक स्थिति पर तारा न दिखाते हुए हमें आभासी स्थिति पर दिखाई देता है, अर्थात तारा जो है हमें टिमटिमाता दिखाई देता है। ये है आपका कारण। ठीक है, तो इसको रखें ध्यान। दूसरा क्या है, रेगिस्तान की मारीचिका। रेगिस्तान की मारीचिका से क्या संबंध है, एक चित्र बनाता हूं, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, ये दिख रहा है आपको चित्र, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या लिखा, रेगिस्तान की मारीचिका। तो सबसे पहले मारीचिका शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। मारीचिका का अर्थ होता है भ्रम। ठीक है, भ्रम की स्थिति। ठीक, होता क्या है, ये रेगिस्तान में लगा हुआ है, मान लो कोई पेड़। ठीक, यहाँ हम खड़े हुए हैं, हमें ऐसा लगता है कि पेड़ जो है कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, भ्रम है। अच्छा, अब होता है ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में रेत होती है। ठीक, अब ये रेत क्या होती है, जो निचला सिरा होता है इसका,
वहां पर रेत क्या होती है, गर्म, जबकि ऊंचाई पर जाते हुए यह क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। ठीक, रेत मतलब ये है कि निचले स्तर की रेत, सिंपल सी बात है, रेत नीचे का क्या होगी, गर्म होगी। तो रेत जो गर्म होती है तो रेत के ऊपर की वायु भी गर्म होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो गर्म जो हवा है, जो वायु का स्तर है गर्म होने का, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, तो जब नीचे की वायु गर्म होती है तो वह क्या क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। ठीक है, विरल मतलब जो वायु का घनत्व है वो कम होता है, जबकि ऊपर जाते समय क्या होती जाती है, सघन होती जाती है। मतलब ऊपर की रेत वायु ठंडी, जबकि निचले स्तर की वायु गर्म। ठीक, इतनी बात क्लियर है। रेत से मतलब समझ गए आप कि निचले स्तर की रेत गर्म थी तो वहां की वायु भी गर्म थी, जैसे जैसे ऊपर जाते गए तो वायु का जो घनत्व था वो बढ़ता गया, मतलब वायु सघन होती गई और गर्माहट जो थी वो क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण, हमने क्या किया, इस पेड़ को देखा। ठीक, हमने क्या किया, ये हमारी जो है नेत्र की स्थिति है और ये हमारे पेड़ की स्थिति है, मतलब प्रतिबिंब बिंब की स्थिति है वस्तु की। जैसे ही हम अपने नेत्र से इस पेड़ को देखते हैं तो ये पेड़ हमें ऐसा ना दिखाई दे के ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेड़ के सबसे ऊंचा स्तर है वहां से हमारे नेत्र तक क्या जाती है, प्रकाश की किरण जाती है। जब इसकी प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक जाती है तो होता क्या है कि इसे हम बार बार क्या करना पड़ेगा, अब ऊंचाई पर होगा पेड़ तो हमसे बराबर तो होगा नहीं, ऊंचाई पर होगा तो उसे बार बार अपना मार्ग क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जब ये मार्ग अपना बार बार बदलती है तो इसकी स्थिति ऐसी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, मतलब इसकी वास्तविक स्थिति यहां ना हो कि क्या हो गई, हमसे थोड़ी सी दूर हो गई। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण ने प्रवेश किया तो जो हमारा बिंब था, मतलब जो हमारा पेड़ था, वो वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई दे के कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि उसे बार बार अपने मार्ग को बदलना होगा। ठीक है, अगर हम भाषा के रूप में इस प्रश्न को का उत्तर लिखें तो क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं जब हम किसी रेगिस्तान में पहुंचते हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में रेत जो होती है वो गर्म हो जाती है, तो रेत के थोड़े से जस्ट ऊपर की जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है। अर्थात वायुमंडल में रेगिस्तान में जब हम पहुंचते हैं तो निचला स्तर जो वायु का होता है वो गर्म होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वायु का जो घनत्व होता है वो क्या होने लगता है, सघन होने लगता है। अर्थात नीचे की वायु गर्म, ऊपर की वायु ठंडी, नीचे की वायु का घनत्व विरल, ऊपर की वायु का घनत्व सघन होता है। तो जैसे हम वायुमंडल में किसी पेड़ को देखते हैं तो वह पेड़ हमें उल्टा दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये हुआ क्यों, ये हुआ एक घटना के कारण। तो वो घटना कौन सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जो थी वो क्या हुई, परावर्तित हो गई। और परावर्तित किससे हुई, सघन माध्यम से विरल में जाते जाते क्या हुआ, जो अपवर्तन कोण था इसका मान क्या हो गया, क्रांतिक कोण के मान से क्या हो गया, अधिक हो गया।
किसका मान अधिक हो गया? अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया। यही कारण है कि प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, अर्थात आपतन प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने के कारण अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। यही कारण है कि हमें रेगिस्तान में जो पेड़ होता है वह उल्टा दिखाई देने लगता है। ठीक है, यह घटना एक जगह और होती है। जब हम गर्मी के समय में जो है सड़क पर निकलते हैं तो हमें आगे क्या लगता है कि सड़क पर क्या भरा हुआ है? जल। ठीक है, ये भी क्या है? एक घटना है पूर्णांतरिक परावर्तन की, मतलब ये क्या है? भ्रम है। जैसे रेगिस्तान की मरीचिका है, वैसे ही हमें ये भ्रम होता है कि सड़क पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और कई बार तो हमें यह पेड़ क्या होता है? हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? या फिर वो भरा हुआ जल भी हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? उसका कारण ये है कि वायु जो है वो क्या होती है? लगातार अपना मार्ग बदलती है। सघनता विरलता के कारण आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? हिलती डुलती है। इस कारण से ये घटना होती है। ठीक है, चलिए अगली घटना है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनता हुआ क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ये मान लो क्या जल की एक बूंद है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना है इसका। ये हो गई मान लो क्या जल की बूंद। ठीक, यहां से क्या आई? प्रकाश की किरण। ठीक, अब जैसे ये प्रकाश की किरण इस जल की बूंद से टकराएगी तो क्या हो जाएगी? ये अपवर्तित हो जाएगी, और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? कुछ इस दिशा में। ठीक, ऐसे ही दूसरी जगह से यह प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और क्या हो जाएगी? फिर से परावर्तित हो जाएगी। ये क्या हो गई हमारी? आपतित किरण। ठीक, ये क्या हो गई हमारी? अपवर्तित किरण। ठीक, और ये क्या हो गई हमारी? परावर्तित किरण। ठीक, अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये माध्यम कैसा होगा? विरल। और जल का माध्यम, ये वायु है तो कैसा होगा? वायु का माध्यम विरल होगा। और ये जल है तो जल का माध्यम क्या होगा? सघन। ये जल की बूंद है जो किस तरीके से कार्य करती है? प्रिज्म जैसे कार्य करती है हमारी जल की बूंद। ठीक, अब होता क्या है?
इंद्रधनुष की घटना कब होती है? बरसात के समय में, ठीक है। बरसात के समय में कब? जब वर्षा हो चुकी है या हो रही है और उसी समय सूर्य का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि जैसे हम ये खड़े हैं इस दिशा में, ठीक है, हमारे सिर के पीछे क्या है? सूर्य है। तो हमें इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? सामने, ठीक। हमेशा सूर्य जिस ओर है, अगर सूर्य इस ओर है, ठीक है, इस दिशा में, अगर सूर्य इस दिशा में है तो इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देगा। अगर सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देगा। अगर सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ होगा। अगर सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ होगा, ठीक है। मतलब हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में इंद्रधनुष निर्मित होता है, ठीक। होता कैसे है? ये सूर्य से आने वाली क्या हो गई? प्रकाश की किरण हो गई, ठीक। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण हो गई, जो कहाँ जा रही है? किसी जल की बूंद से टकरा रही है, ओके। यहाँ पर हमारी जो जल की बूंद है वो प्रिज्म के जैसे कार्य करेगी। प्रिज्म के जैसे मतलब कांच का जो प्रिज्म होता है कि प्रकाश की किरण जैसे ही इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी? चूंकि वायु क्या है? विरल माध्यम, जल कैसा है? सघन माध्यम, बूंद क्या हो गई? सघन माध्यम। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ से इसमें प्रवेश करेगी तो वे झू, इस कारण से यहाँ पर ये क्या हो गई? अपने अभिलंब की ओर झुक गई। इसी प्रकार से ये क्या था? सघन, और ये क्या था? विरल। तो ये अपने अभिलंब से क्या हो गई? हट गई, ठीक है। वास्तव में होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी जल की बूंद से टकराती है तो सबसे पहले क्या होता है? उसका प्रकाश का सबसे पहले क्या होता है? विक्षेपण, या विक्षेपण को कई बार क्या बोलते हैं? परिक्षेपण भी बोलते हैं, ठीक। तो प्रकाश की किरण जल की बूंद से टकराने के कारण विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपना मार्ग क्या कर लेती है? बदल देती है, ठीक। अब जैसे ही अपना मार्ग बदलती है तो आगे जाके इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो गया। ये विरल माध्यम से सघन में गई तो क्या हो गया? इसका अपवर्तन हो गया। और अपवर्तन के पश्चात जैसे ही ये जल की बूंद से अंदर टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा? अंदर है तो क्या हो गया? आंतरिक। और ये टकरा के वापस लौट रही, मतलब क्या हो गया? परावर्तन, ठीक। यहाँ पर 3 घटनाएं हो रही हैं, ठीक। कौन कौन सी? प्रकाश की किरण, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण थी, आगे बढ़ी, जल की बूंद से टकराई, जो एक प्रिज्म जैसे कार्य कर रहा है। जैसे ही जल की बूंद से टकराई उसका क्या हो गया? विक्षेपण हुआ सबसे पहले। विक्षेपण होने के पश्चात प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई, और अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। वो भी कैसा? आंतरिक परावर्तन। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण बूंद से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है तो इसका पुनः अपवर्तन हो जाता है, और हमें जो प्रकाश की किरण थी वह कैसी दिखाई देती है? अब यहाँ पर ध्यान रखो, थोड़ी सी याद कर लो किस चीज को? इसको। अगर यहाँ पहुंच गए फिर यहाँ के बाद आपको यहाँ इसको याद रख लेना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती थी तो 7 रंगों में बट जाती थी, ठीक। यहाँ पर भी यही होता है कि ये बूंद जो हमारे प्रिज्म का कार्य कर रही है, जैसे ही इससे टकराएगी तो यह 7 रंगों में बट जाएगी। तो जैसे ही ये 7 रंगों में बटेगी तो क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई? 7 ही होते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या हो गया आपका? इंद्रधनुष का बनना। हमेशा कहाँ बनाई गई? सूर्य से विपरीत दिशा, ठीक। तो दिन के समय तो बनेगा ही, रात को तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर?
क्या है ये? अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम मतलब सूर्य निकला नहीं है उसके पहले, विलंबित मतलब सूर्य अस्त हो चुका है उसके बाद। समझे बात को? सूर्य के उदय होने से पहले, ठीक है, और सूर्य के अस्त होने के बाद कितने मिनट? 2 मिनट। ठीक, मतलब ये है कि ये हो गई आपकी क्या? पृथ्वी। ठीक, आप मान लो कहां पर हो? यहां पर हो। ठीक, ये क्या हो गया? पृथ्वी का क्षितिज। ठीक, क्या हो गया? पृथ्वी का क्षितिज। और ये क्या हो गई? सूर्य की स्थिति। मतलब सूर्य की स्थिति, सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन सूर्य का प्रकाश हमें अभी भी वायुमंडल में दिखाई दे रहा है। मतलब ये, इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है? अग्रिम व क्या है? विलंबित। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना है। क्या होता है इसमें? अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें कि हम ये हर दिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य उदय हुआ नहीं है और हमें आसमान में जब हम सामने देखते हैं पूर्व दिशा की ओर उदय होने के समय और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होने के समय। ठीक है, उदय पूर्व दिशा से होता है तो जब हम यहाँ खड़े होके यहाँ क्षितिज की ओर देखते हैं तो सूर्य अभी कहाँ है? सूर्य अभी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्षितिज पर रहते हुए जब सूर्य होता है और अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त के समय में क्या होता है? 2 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। और यह 2 मिनट का अंतर हम 2 चीजों से ध्यान रख लें कि ये स्थिति क्या है? ये सूर्य की क्या है? क्षितिज पर होना। जब सूर्य क्षितिज पर है तो वह क्या है? उसकी वास्तविक स्थिति। मतलब वो कौन सा प्रकाश है? वास्तविक प्रकाश है। लेकिन जब हमें प्रकाश यहाँ दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे आभासी प्रकाश। मतलब सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य का जो तेज है या प्रकाश है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हम भाषा के रूप में लिखना है तो हम 2-4 लाइनों में इसको खत्म कर सकते हैं कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त की घटना जो है एक वायुमंडलीय घटना है, जिसमें हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के क्षितिज, मतलब जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर स्थित होता है और वह क्षितिज पर सूर्य की कल्पना करता है, कल्पना नहीं वास्तविक स्थिति है, अर्थात सूर्य जो है क्षितिज पर होता है तो सूर्य के क्षितिज पर होने और अग्रिम एवं विलंबित सूर्य के प्रकाश की स्थिति के बीच में, मतलब वास्तविक स्थिति एवं आभासी स्थिति के बीच में 2 मिनट का समय या अंतर होता है। यही कारण है कि सूर्य के उदय होने के 2 मिनट पूर्व एवं सूर्य के अस्त होने के 2 मिनट पश्चात तक हमें वायुमंडल में क्या दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, पहले 2 मिनट के और अस्त होने के 2 मिनट बाद। ये कौन सी घटना है? अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त की घटना है। सूर्य क्षितिज पर है लेकिन 2 मिनट पहले हम उसका प्रकाश देख पा रहे हैं। ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका है अर्थात क्षितिज में है और 2 मिनट बाद तक हम उसके प्रकाश को देख पा रहे हैं। ये घटना, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं, इसको प्रकीर्णन भी कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल जल का वायु प्रकाश का क्या हुआ? प्रकीर्णन हुआ। कौन से रंग का प्रकीर्णन हुआ?
इस घटना को आगे जो है हम और डिटेल से देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखें बस। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों को लिखा है, कोलाइडी विलयन और टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन आप पहले से 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हुए हो, ठीक है, कि अगर हम जल लें, ठीक है, और उसमें मान लो कॉपर सल्फेट मिला दें, ठीक, तो उसमें जो कण होंगे, छोटे छोटे कण, वह क्या दर्शाएंगे, इस विलयन को कोलाइडी विलयन दर्शाएंगे, ठीक। और इस कोलाइडी विलयन से जब क्या हो, प्रकाश का प्रकीर्णन हो, तब वो क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव कहलाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए, हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर वो ये रहा है कि ये क्या है, आपका कोलाइडी विलयन है कोई भी, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारा, ये हमारा टिंडल शंकु है, यहाँ इसमें अंधेरा था, इस जो है हमारे विलयन के बीकर में, ग्लास में, जैसे हमने श्वेत प्रकाश गुजारा तो अंधेरे में श्वेत प्रकाश के कारण यहाँ पर हमें इसका मार्ग दिखाई देता है, काय का, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है टिंडल प्रभाव, ठीक। साधारण सी घटना है, कोई बड़ी घटना नहीं है। अर्थात हम इसको टिंडल प्रभाव को किस रूप में लिख सकते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को
किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। अर्थात हमें जो है श्वेत प्रकाश का क्या दिखाई देगा, उस विलयन में से मार्ग दिखाई देगा। जैसे कि ये दिख रहा है, ये हो गया मार्ग, यहाँ से हमें श्वेत प्रकाश का क्या दिखाई देगा, मार्ग दिखाई देगा। यह घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। कैसे लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण, प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण हमें कोलाइडी विलयन में प्रकाश का क्या दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यह टिंडल प्रभाव का चित्र हो गया आपका, जिसमें हमें शंकु दिख रहा है। सूक्ष्मदर्शी से इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें वास्तविक स्थिति पता चल सके, सूक्ष्म स्थिति पता चल सके। ठीक है, अच्छा, इसके एक दो उदाहरण जरूर ध्यान रखें कि जब हम कमरे में होते हैं और कमरे में खास तौर पे कच्चे मकानों में, है ना, या झोपड़ी में, कि हम देखते हैं कि छोटे से छिद्र से क्या आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है कमरे में, और हम देखते हैं कि उस प्रकाश को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें छोटे छोटे कण क्या होते हुए, हिलते हुए दिखाई देते हैं। वो किस चीज़ के कण हैं, वो दरअसल वायु में उपस्थित धूल के कण हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, तो वो भी कौन सी घटना है, टिंडल प्रभाव की घटना है। और कहाँ दिखाई देता है, हम जंगल में जाएं तो जंगल, घने जंगल में भी अगर छोटे से स्रोत से अगर हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी घटना है, वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव ही है। ठीक है, और भी कई सारी घटनाएं होती हैं। ठीक, इतना ध्यान रखें। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, क्यों दिखाई देता है? ये साधारण सी घटना है। क्या होता है, हमारा जो क्या है, श्वेत प्रकाश, ठीक, हमारा जो श्वेत प्रकाश है इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य है किसकी है? लाल रंग की। और सबसे कम जो है वो किसकी है? बैजानी, मतलब बैगनी रंग की, बैजानी। लेकिन हमें अब किसकी बात करनी है? नीले रंग की बात करनी है। मतलब यहाँ पर अगर तरंग दैर्ध्य की बात हो तो लाल रंग की कितनी होती है? 1.8 गुना अधिक होती है किससे? नीले रंग से। ठीक है, लेकिन वास्तविक घटना यहाँ पर क्या है? तरंग दैर्ध्य के कारण क्या होता है यहाँ पर? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर बन गया। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अर्थात जैसे ही हमारा प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल में
प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लाल रंग की नीले रंग की अपेक्षा क्या है, अधिक है। कितनी अधिक है, 1.8 गुना अधिक है इसकी तरंगदैर्ध्य लाल रंग की, ठीक। और कम किसकी है, नीले रंग की, ठीक है। तो अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कम प्रकीर्णित होगा, जबकि कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होगा। प्रकीर्णित मतलब प्रकाश का फैल जाना, ठीक। प्रकाश का फैल जाना क्या हो गया, एक तरीके से याद रख लो आप कि मान लो लाल रंग ठोस है और नीला रंग क्या है, गैस है। कमरे में रख दो, कौन फैलेगा, नीला रंग, ठीक। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हुआ, नीले रंग का हुआ। अर्थात जैसे ही कोई प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य नीले रंग की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है, अर्थात अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है। मतलब लाल रंग कम प्रकीर्णित होगा जबकि नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होगा। यही कारण है कि वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात नीले रंग का वायुमंडल में क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और वही प्रकाश ये यहाँ से आया, प्रकीर्णित हुआ और परावर्तित होकर कहाँ गया, वापस वायुमंडल में। ऊपर क्या है, आकाश है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हो गया, फैल गया, किस रंग में, नीले रंग में। क्वेश्चन क्या था, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो बस यही कारण है कि आकाश कैसे दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और उठता है यहीं पर कि अगर आकाश का रंग नीला है तो अंतरिक्ष यात्री को क्या हो, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों, ये भी क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, आप कहाँ हो अभी जब आप नीले रंग को देख पा रहे हो, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर, वो भी कहाँ, कम से कम क्षितिज पर। अंतरिक्ष यात्री कहाँ है, पृथ्वी से बाहर, ठीक है, पृथ्वी से बाहर है। वो पृथ्वी से बाहर है तो सिंपल सी बात है, वहां क्या नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर यही है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर होता है तो उसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या उपस्थित होता है, वायुमंडल होता है, जिस कारण से प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इस कारण से रंग क्या दिखाई देता है, नीला। जबकि यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो वहां पर जो वायुमंडल होगा वो नहीं होगा। इस कारण से क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा और आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। यही कारण है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है अंतरिक्ष से तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, नीला या किसी भी रंग का नहीं दिखाई देता। इसीलिए क्योंकि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। कभी भी कोई भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन तब होगा जब वायुमंडल उपस्थित हो। अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इस कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। That's it. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, वो क्या,
खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी इसी में छुपा है। ठीक है, कैसे? हमने देखा कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है। ठीक, इस कारण से इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। बस आंसर इसमें बता सकते हैं कि जब इस लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो ये रंग फैलेगा नहीं, और जब ये रंग फैलेगा नहीं तो हम इसे क्या कर सकते हैं? दूर से भी देख सकते हैं। और दूर से देखने के लिए ही तो खतरे का संकेत क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है भाई? लाल रंग का बनाया गया है, यही कारण है। ठीक, तो भाषा के रूप में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य नीले रंग की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक है, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन किसी अन्य रंग की अपेक्षा सबसे कम होता है, अर्थात लाल रंग वायुमंडल में प्रकीर्णित नहीं होता, फैलता नहीं है, जिस कारण से दूर से देखने पर भी वह लाल रंग हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात वह दूर स्थित लाल रंग खतरे का निशान जो है, हम अगर उसे देखेंगे तो वह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते मार्ग जरूर बदलेगा लेकिन प्रकीर्णित नहीं होगा। इसी कारण से हम क्या यूज करते हैं? खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, भाषा के रूप में समझ गए कैसे लिखना है? चूंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बाकी रंगों की अपेक्षा अधिक है, यही कारण है कि लाल रंग का विकिरण बाकी रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है या फिर होता ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर भी लाल रंग हमें स्पष्ट एवं अप्रकीर्णित दिखाई देता है, मतलब फैलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी पुस्तक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, किस चीज का? कोलाइडी विलयन से प्रकाश का क्या प्रकीर्णन। ठीक है, कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? चित्र बनाते हैं।
ये हो गया हमारा चित्र। इसमें S बराबर क्या है, श्वेत प्रकाश। L1 क्या है, एक अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक, यहाँ पर T क्या है, एक टैंक है। C क्या है, एक गत्ते का वृत्ताकार छिद्र है। ठीक, ये ठीक। L2 क्या है, एक और अभिसारी लेंस है, ये भी उत्तल, लेकिन ध्यान रहे ये कुछ इस दिशा में है, ऐसे कर रहा है ये प्रकाश को अपवर्तित, जबकि इसका जो सिरा है वो आगे की ओर है। ओके, Mn क्या है, पर्दा है किसके लिए, श्वेत प्रकाश को पर्दे पर उतारने के लिए। ठीक, चलिए बन गया चित्र। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। चलिए, होता क्या है, ये क्यों बनाया गया है ये चित्र। ये क्रियाकलाप है कोलाइडी विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन का। ठीक, इसमें हमने इस क्रियाकलाप में आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम एक श्वेत प्रकाश के जो है श्वेत प्रकाश की कोई किरण पुंज बनाए, जिसे L1 अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस से गुजारें। उसके बाद आगे एक कोलाइडी विलयन का एक टैंक या बीकर बनाए जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। उसके आगे एक वृत्ताकार कार्डबोर्ड से बना हुआ क्या बनाए, गत्ते से बना हुआ एक छिद्र बनाए। उस कार्डबोर्ड के बीचों बीच यह छिद्र जो है C नाम दिया गया है। फिर इस प्रकाश को पुनः किसी अभिसारी एक और लेंस उत्तल लेंस से गुजारा जाए और उसे पर्दे पर Mn पर प्राप्त किया जाए। अब Mn पर प्राप्त होगा ये, तो क्या प्राप्त होगा, ये दरअसल एक क्रियाकलाप है यह दर्शाने के लिए कि वास्तव में कोलाइडी विलयन से प्रकाश का विकिरण हुआ है अथवा नहीं। ठीक, तो ये चित्र नहीं दर्शाएगा। इस चित्र के बाद एक और लाइन लिखी हुई है कि यदि हम क्या करें, 2 लीटर क्या लें, स्वच्छ जल। ठीक, यहाँ क्या ले लिया हमने, 2 लीटर स्वच्छ जल ले लिया इसमें, और इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें, सोडियम थायो सल्फेट का कैसा विलयन, हाइपोविलयन, और इसी में ऐड करें 1 से 2 ml, ये 2-3 ml ये ऐड कर देंगे, और 2-3 ml ये 200 ग्राम ऐड कर देंगे, या फिर इसको, और इसको कितना ऐड कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को। कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कितना 1 से 2 ml, और ये भी 2 से 3 ग्राम ऐड कर सकते हैं, और ये जल ले लें। अब क्या होगा इससे, इससे होगा ये कि ये जो बीकर में हमारे क्या भरा हुआ था, जल था 2 लीटर, इसमें हमने सोडियम थायोसल्फेट मिलाया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। तो जैसे ही ये सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो था, तो इसमें सल्फर क्या बना लेता है, एक अवक्षेप बना लेता है। कितने मिनट में, लगभग 2 ही 3 मिनट लगते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट में उपस्थित जो सल्फर है वो क्या बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है, और क्या होने लगता है, उसके कण जो है वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं, अवक्षेप के कण, और पूरे में फैल जाते हैं।
ठीक, छोटे छोटे कण, ध्यान रखना ये कौन सी घटना है, कोलाइड विलयन। ठीक है, छिद्र से आते हुए, घर में छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश के कण में धूल के कण हिलते हुए दिखाई दे रहे, जल में सल्फर के कण हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, दोनों घटनाओं को जोड़ें। अब जैसे ही इससे प्रकाश गुजारा जाएगा तो ये किस रंग का हो जाएगा, ये किस रंग का है, नीला रंग दिखाई देगा, जो क्या बताता है कि प्रकाश का क्या हुआ, प्रकीर्णन हो गया, और किससे, कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। कैसे, हमने ये चित्र बनाया और ये सब चीजें हमने व्यवस्थित लगा दी। हमने 2 लीटर स्वच्छ जल में 2 से 3 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट मिलाया और उसमें 1 से 2 ml हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। और जैसे ही हमने कुछ समय पश्चात देखा तो सल्फेट के कणों का क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, और वह छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में तैरने लगते हैं, किसमें, इस टैंक या विलयन में। और जैसे ही हम प्रकाश को इससे गुजारते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, बीकर की 3 सतहें, ये सतह, ये सतह और ये सतह है, ये और ये 3 सतहें जो हैं हमें नीले रंग की दिखाई देंगी, जबकि चौथी सतह कैसी, हल्की सी जो है नारंगी लाल और किरमिरी लाल जैसी दिखाई देगी, कहाँ, पर्दे पर। ठीक है, क्या आपके क्रियाकलाप में लिखा हुआ है, और यही क्या है, कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका मतलब ये है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हम आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और ध्यान रख लें, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है। क्यों, वही घटना, दो चीजें याद रखें, क्षैतिज या क्षितिज मतलब सामने, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर। ठीक, होता क्या है कि जब क्षितिज पर प्रकाश होता है तो उसे हमारी आंखों तक, मान लो यहाँ पर हमारी क्या है, नेत्र हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वायुमंडल की कई सारी मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। और यह कई सारी मोटी परतों से जब ये गुजरेगा तो क्या होगा, प्रकाश का जो मार्ग होगा वो बार बार बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नीले रंग का तो क्या हो जाता है, प्रकीर्णन, नीला रंग क्या हो जाता है, फैल जाता है, जबकि लाल रंग फैलता नहीं है। इस शब्द को ध्यान रखना, नीले रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन, जबकि जो लाल रंग होता है, जो आपका लाल रंग होता है वह प्रकीर्णित नहीं होता। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। यही कारण है कि सूर्योदय होने के कुछ समय पहले या सूर्योदय होने के समय भी जो हमारा सूर्य होता है या आकाश होता है, चलिए 2 घटनाएं ध्यान रखें।
अभी सूर्य उगा नहीं, 2 मिनट का समय है, तब आकाश को देखो। ठीक, सूर्य उदय हो चुका है, उस समय सूर्य को देखो। मतलब सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले और सूर्य उदय हो चुका है उस समय आकाश का रंग और सूर्य दोनों कैसे होंगे? लाल। ठीक, एक बात, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद आकाश को देखो और उसी समय अस्त हो चुका है जब सूर्य के रंग को। दोनों घटनाओं में क्या समानता है? दोनों घटनाओं में ये समानता है कि आकाश का रंग एवं सूर्य का रंग दोनों ही रक्ताभ अर्थात लाल रंग के दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ स्थित होता है? क्षैतिज में स्थित होता है, क्षितिज में। यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और आकाश एवं सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। जबकि जब सूर्य बिल्कुल हमारे कहाँ हो? जस्ट ऊपर, मतलब ऊर्ध्वाधर, तब प्रकाश दूर से आने की अपेक्षा हमसे क्या आएगा? जल्दी आ जाएगा। इस कारण से वो कैसा होता है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। ठीक, कब हो? जब ऊर्ध्वाधर हो। तो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि सूर्य एवं आकाश का सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय रक्ताभ दिखाई देने का कारण ये है कि सूर्य क्षैतिज में उपस्थित होता है और 2 मिनट सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता और इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण आकाश एवं सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। जबकि बाकी समय, मतलब जब सूर्य ऊपर होता है तो उस समय श्वेत प्रकाश का दिखाई देने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इकाई 11 कंप्लीट। इकाई 11 में हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल को। अपने साथियों से जो कक्षा 10वीं की विज्ञान, कक्षा 9वीं की विज्ञान भी स्टार्ट करेंगे हम, 11वीं की रसायन और 12वीं की रसायन, 11-12 की केमिस्ट्री और 9-10 की साइंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चैनल पर हम इनके वीडियो बनाएंगे। जिस चीज़ के बारे में आपको वीडियो आप आना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जिस प्रश्न को आपको समझ में नहीं आया है आप हमें ज़रूर बताएं, उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, NCERT की विज्ञान, NCERT की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।